हेलो गाइस, तो जैसे कि आज हम बात करेंगे बीएनएसएस को लेकर। जैसे हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 2 कवर करा था, जिसके हमने अंदर बहुत सी चीज़ों को देखा था कि क्या होता है डेफिनेशन में, किन किन चीज़ों का, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, बेलेबल नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन वगैरह का। तो ऐसी हमने बहुत सारी डेफिनेशंस कवर करी थी लास्ट क्लास में। हालांकि वो भी एक पार्ट है आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो इसके अंदर आज हम जो बात करेंगे ना, कुछ सेक्शन हम जरूर बीएनएसएस के कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये मानना है कि आपका जो एक होता है जर्नल प्रोसीजर, कि भाई केस पहले कहाँ जाएगा क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो किसकी जगह पर आया है, जो आया है सीआरपीसी की जगह पर। अगर आप ऑल इंडिया बार का एग्जाम देने जाओगे, सिलेबस की बात करें तो सीआरपीसी भी आएगा और बीएनएसएस भी आएगा। तो सीआरपीसी एक प्रोसीजर कोड है, बीएनएसएस भी एक प्रोसीजर कोड है। तो इसमें एक चीज ये देखी जाएगी कि भाई क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से चला जाता है। तो मैं एक जर्नल प्रोसीजर बताऊंगा आपको, कोई सेक्शन वगैरह कुछ नहीं, ताकि आपकी जो एक क्लैरिफिकेशन है चीजों को लेके, जो क्लैरिटी है वो हो सके, क्योंकि वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आम सा जो चलता है प्रोसीजर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, कोई आप भी ऑनलाइन देख रहे हो, अपने मन में 2 मिनट का टाइम देकर एक बार ये सोचो क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता, जितना आपको नॉलेज है, ताकि आपको पता लगे आप कितना कवर कर गए। कोई यहाँ पर प्रोसीजर जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, कोई प्रोसीजर अगर बताना चाहे, किसी को पता हो क्या प्रोसीजर होता है, बताइए। कोई सेक्शन वगैरह कुछ नहीं, सबकी छूट है। प्रोसीजर अगर किसी को भी पता, बताओ एक बार। गलत ही बताओ, पर कोई नहीं, पर जल्दी बताओ थोड़ा। हाँ जी मैम, आप। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जनरल प्रोसीजर क्रिमिनल केस का, ठीक है, एफआईआर हो गई, फिर ठीक है, फिर इशू फ्रेम, चलो ठीक है, मान लिया। फिर आप सर हिला रही हो मैडम, अगर आपके हिसाब से अगर गलत है, पहले कंप्लेंट हो गई फिर एफआईआर हो गई, बहुत बढ़िया। फिर अच्छा, फिर खत्म। कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि जो रटा रटाए ज्ञान होता है, जो सुनाए सुनाए ज्ञान होता है, हम वो देख के बता देते हैं। हम आमतौर पर पढ़ते नहीं है बुक में, क्योंकि सेक्शन वाइज हर एक चीज दी गई है। हर एक जो मैं पड़ाव बताऊंगा ना, उस पड़ाव, वो पड़ाव 10 बातें कहता है, लेकिन हमें 10 बातों में भी नहीं चाहना। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। जो आप लोग भी देख रहे हैं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आपके दिमाग में भी स्ट्रक्चर, जो भाई पढ़ रखा होगा जिसने, उसके दिमाग में होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है, आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, फिर आप कोर्ट प्रैक्टिस में हो, तो कई बार जज साहब उसी स्टेज पे कुछ और बात बता देंगे आपको। तो ऐसे में लगता है यार गलत पढ़ लिया है, वो गलत नहीं पढ़ा, हो सही है आप, लेकिन हर पढ़ा कुछ ना कुछ बात अलग कहता है। हर चीज पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी डेप्थ में अभी नहीं जाना, क्यों? क्योंकि जब तक आप एक जर्नल स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे, नहीं, तब तक इधर उधर आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, भाई डिस्चार्ज के क्या वो हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नहीं हो सकते, क्या एप्लीकेशन लगती है या नहीं लगती, चार्जशीट पूरी नहीं आई, क्या एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। इतनी डेप्थ में हमें अभी नहीं जाना, हमें एक जर्नल प्रोसीजर, पहले एक स्ट्रक्चर, क्योंकि बच्चा सीधा ही 12th क्लास में नहीं आ जाता। क्या आप एक टॉपिक को, एफआईआर को लेकर बैठ गए और उसी में बिल्कुल अंदर तक, डेप्थ तक आप चले गए, वो हमें काम नहीं करना, ना ही अभी इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है एआईबी की। इस चीज को समझ के चलना है,
ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फटाफट से। देखो भाई, क्रिमिनल केस का क्या प्रोसीजर होता है, आप इसको स्टेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको BNSS में ले लो या फिर आप इसको CRPC में ले लो। ठीक है, हैंड राइटिंग वैसे तो समझ आ जाएगी, फिर भी 1% ना है तो मेरे को बता दो ना आप लोग। देखो जी, दो चीज होती है आमतौर पर, आपके सामने कोई घटना घटी या आपके साथ कोई घटना घटी, दोनों सूरत में आप के मन में सबसे पहला ये आता है, आपके साथ घटना घटी तो उसमें 80 to 90% आपके दिमाग में आएगा भाई थाने चलते हैं, या 112 या 100 नंबर की कॉल कर देते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी मिथ है कि 100 नंबर की कॉल पे पुलिस फोन नहीं उठाती, फोन नंबर अब वो बंद हो गया, 112 का चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 100 नंबर भी मिलाओगे ना तो वो तरह तरह की चीजें पूछती हैं। 100 नंबर मिला के 8 नंबर दबा दोगे तो सीधा वो मैडम फोन या कोई ना कोई वहां से पुलिस वाला फोन उठा के आपकी कंप्लेंट ले लेगा। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। पहली चीज तो इस चीज को क्लैरिटी में ले लो, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज है। दूसरी चीज, अब आपने कोई घटना होते हुए देख ली या किसी के साथ घटना हुई है, तो ऐसे में क्या सिर्फ आप ही कंप्लेंट कर सकते हो या जिसके साथ घटना घटी है वो करेगा? कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ कंप्लेनेंट ही जिसके साथ घटना घटी है वही आके कंप्लेंट देगा। ठीक है, आप गए सीधा थाने गए या फिर 100 नंबर की कॉल करी आपने, दोनों में 100 नंबर की कॉल करी, पुलिस आपके पास आएगी, आपकी सारी वो लिख के कहानी आपको बोलेगी कि भाई थाने में आ जाओ, ये फला हम IO अपॉइंट आपके केस में कर रहे हैं। वो कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, क्या आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज है क्या नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, इतना आप समझ लो कि भाई, और अगर मान लो आपने कहीं होता हुआ देख लिया अपराध, आप जाके पुलिस को सूचित कर दोगे कि भैया वहां पे ऐसी चीज हुआ है, वो आपका बैठ के पूरा सब कुछ डिटेल लिख लेंगे। ये तो एक आम चीज हो गई। अब आते हैं, मान लीजिए कंप्लेंट और उसमें आपको मैंने फर्क बता दिया था। हर वर्ड को कंप्लेंट कहना CRPC और BNSS के अकॉर्डिंग सही नहीं है। कंप्लेंट कौन सा है, क्या है कंप्लेंट, बताओ सर। BNSS के हिसाब से कंप्लेंट क्या है, CRPC के हिसाब से बता दो मैडम। बहुत ही गलत। कंप्लेंट मैडम क्या है? बहुत गलत। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट के सामने हम रिटर्न में दे सकते हैं, लेकिन होल्ड ऑन, अब वो वर्बली भी आ गया है कि आप ओरल भी दे सकते हो रिटर्न में भी, पहले रिटर्न में था। ठीक है, नहीं मैडम आपने गलत बोला है। क्या बोला आपने? मजिस्ट्रेट के पास लिखित में कहाँ दी जाती है मैडम? ठीक है, ओरल भी दे सकते हैं और लिखित में भी दे सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। कंप्लेंट उसको बोला जाता है BNSS के अकॉर्डिंग, कंप्लेंट जो आप थाने में जाके दे रहे हो उसको कंप्लेंट नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाएगा? गलत, गलत। NCR कह सकते हो आप, पर NCR में R वर्ड नहीं आएगा। बेरक किस किस पे है? सेक्शन 173 खोलो BNSS का। आप लोग यार खोलो, फोन में खोलो। अरे इसको क्यों ला रही हो मैडम, देखना एक बार देखना, ये आउट तो नहीं हुआ मैं, सही आ रहा है, फोकस। 173 खोलो फटाफट से। अरे टाइटल क्या है मैडम? FIR तो मुझे भी पता है। अरे क्या घंटों लगाओगे क्या आप लोग?
report of police officer on some kind of investigation. CPRPC क्यों पढ़ रहे हो मैडम? सब भारत में इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस क्या है? इन जो आप कंप्लेंट दे, जब आप वहां देने जा रहे हो इत्तला, वो इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस हो सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर? हो गया सर? आप जो थाने में देने जा रहे हो वो इंफॉर्मेशन है किस चीज की? या तो कॉग्निजेबल केस की हो सकती है या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है? एनसीआर अभी नहीं बोलेंगे, जब वो कट जाएगी फिर उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट उसको बोल देंगे जो एनसीआर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने गए इंफॉर्मेशन दे दी, या तो आपके साथ घटना घटी, आपने कहीं भी घटना घटते हुए देख ली, तो सबसे पहले क्या करेगी पुलिस? अभी हम उस मजिस्ट्रेट वाले प्रोसीजर को नहीं छुएंगे आज, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको एक सीधा सा जनरल प्रोसीजर बता रहा हूं। सबसे पहले होगी इसको केस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एफआईआर होगी सबसे पहले, इंफॉर्मेशन ऑफ, जिसको हम लॉफुल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल केस, या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या होता है मैडम, फटाफट बताओ, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, फटाफट। कैसे पुलिस वेरीफाई करेगी कि ये कॉग्निजेबल केस है या नॉन कॉग्निजेबल केस है? Cognizable offense are those offense in which punishment is less than 3 years. In which case? Whether it is a cognizable case or a non-cognizable? Cognizable case गलत। Non-cognizable. तो श्योर रहो ना, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, इसमें 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर, इसमें लेस देन 3 ईयर। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। फिर क्या होगा, इसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट वारंट। पुलिस हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, बट इन दैट मैटर पुलिस डोंट हैव एनी अथॉरिटी, ठीक है, टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। ठीक है सर? श्योर सर? प्लीज इसको साइलेंट पे रख लिया करो, रिक्वेस्ट आपसे। एफआईआर होने के बाद पर्सन को करा जाएगा, फिर वही पुलिस अपनी क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। मैडम ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, इंक्वायरी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और इंक्वायरी, इन दोनों में फर्क क्या है? फटाफट मुझे बताओ। मैडम आपने बोला इंक्वायरी, बताओ इंक्वायरी का मतलब क्या है? इंक्वायरी एनिमल एल्स इन्वेस्टिगेशन तो होती है जब वो पुलिस वाले। मैडम मैं इंक्वायरी पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन क्यों जा रहे हो आप? इंक्वायरी सर जो पुलिस वाले जो लोगों से पूछताछ करते हैं, जो घटना के टाइम मौजूद होते हैं आसपास जहाँ पे घटना घटी, वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी हो सकता है। तो सर इंक्वायरी तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस टाइम हुआ है, तो मैडम इन्वेस्टिगेशन है, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ ना, मैं सिमिलैरिटीज नहीं पूछ रहा। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट द सिमिलैरिटी। सर एनिमल है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो, आपने इंफॉर्मेशन दी कि भाई फला फला जगह पे ये हुआ है, या कोई एक, मैं आपको बहुत बढ़िया केस बताता हूँ। वो आपने केस देखा है, ये जो रेसलर्स के साथ आया था कि भाई
सेक्सुअल हरासमेंट, रेप वगैरह, ये जो केस आया था, सुना था आपने? सुना होगा आपने, धरना वगैरह दिया था हमारे रेसलर्स जो है ना। तो जैसे बोला गया कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत चीजें हुई हैं, ठीक है, तो पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है इसमें FIR वगैरह कर लो या वो कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, पुलिस इंक्वायरी भी करेगी। अगर FIR हो गई है, पुलिस करेगी पहले इंक्वायरी, देखेगी कि भाई ऐसा अपराध हुआ भी है या नहीं है, और ये FIR से पहले भी हो सकती है। पहले तो पुलिस खुद तसल्ली करेगी कि ऐसा है भी या नहीं है। लेकिन एक केस में ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया था जिसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्शन आ गया था भैया FIR करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चले गए थे रेसलर, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया भैया आपको FIR क्यों नहीं कर रहे, करो, होगा नहीं होगा बाद में देखी जाएगी। तो इन्होंने फिर FIR कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें कुछ भी, जब इंक्वायरी करी गई कुछ मिला ही नहीं, जब इंक्वायरी करी गई तो कुछ नहीं मिला। तो उस कंडीशन में इन्होंने फिर फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी थी, FR जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा हम उसमें चले गए, आप यहीं से ही समझो। और इंक्वायरी कभी भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ही होगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में वही टाइम पीरियड जो होता है 90 दिन 60 दिन, हालांकि अब BNSS में थोड़ा चेंज आ गया, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, फटाफट से इसको समझेंगे। ये क्या हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद आ जाएगी चार्जशीट फाइल हो जाएगी। बेल ले रहा है, बेल नहीं ले रहा, मिल रही है या नहीं मिल रही, वो अलग प्रोसीजर है। एंटीसिपेटरी बेल लगा रहा है, रेगुलर बेल लगा रहा है, एंटरिम बेल लगा रहा है, क्या कर रहा है एक्यूज, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है सीधा प्रोसीजर। अब क्या फाइल हो गई आपकी चार्जशीट। क्या होती है चार्जशीट? चार्जशीट में पूरा ब्यौरा होता है ना केस के बारे में, स्टोरी से लेके विद पर्सन जिसने जो किया, मतलब बेसिकली पूरा एक कंटेंट ऑफ चार्जशीट क्या होते हैं, किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन बता दो, कंटेंट बता दो, मेरे को तो कुछ भी बता दो। सेक्शंस जो भी होते हैं कि अगर इस सेक्शन जो नेगेटिव से क्राइम हुआ है वो सबके बारे में देखो चार्जशीट जो होती है ना, पूरी इन्वेस्टिगेशन कैसे रही, जिसमें सारी चीज, एक्यूज का नाम वगैरह, एक्यूज की डिटेल हो गई, ठीक है। उसके एक जजमेंट भी है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया कि चार्जशीट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। हालांकि आप सेक्शन CRPC का 173 देखेंगे, वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएंगे सारे, नेम एज वगैरह, ठीक है। फिर कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, क्या क्या एग्जामिनेशन उसका हुआ है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस कौन कौन बनाए गए हैं, क्या क्या सेक्शंस इस पर लगाए गए हैं, चार्ज उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो पूरा जो ब्यौरा है ना केस का, वो इसके अंदर मेंशन होगा, जैसे मैडम ने बताया। चार्जशीट हो गई। चार्जशीट के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर ना, जब चार्जशीट, एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, कोई भी केस अगर कोर्ट में आएगा ना, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सर आप बताओ, कोई मत बताना। सबसे पहले जो केस आएगा कहाँ जाएगा वो, FIR होने के बाद? कौन सी वाली? हाँ मैडम, कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा मैडम? है ये बहुत ही रिडिकुलस आप आंसर बता रहे हो, बताओ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सर अब कोई वर्ड नहीं रहा है, तो काइंडली प्लीज इस वर्ड को, मेट्रोपॉलिटन वर्ड हट गया, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आ गया, ठीक है। कोई भी केस होगा, ठीक है, एक बार को पोक्सो को छोड़ दो, पोक्सो एक सब वो है, उसको छोड़ दो, उसको मत छेड़ो, लेकिन इसके अलावा कोई भी केस जाएगा,
मोस्ट ऑफ देम चांस है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाए। चार्जशीट फाइल होते ही वो रहेगा इनके पास ही। चार्जशीट फाइल होते ही वो किसके पास रहेगा? वो रहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब एक चीज देखेंगे, वो देखेंगे क्या ये केस मेरे पास, मेरी है इतनी पावर मैं इसको ट्रायल इसका चला सकूं या नहीं चला सकूं, ठीक है, कि मैं इसको आगे एंटरटेन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर उनकी पावर होगी तो वो कर देंगे, अगर उनकी पावर नहीं होगी तो इस केस का क्या हो जाएगा? कमिटल। ये कर देंगे केस को कमिट। किसके पास? यहां से सेशन जज के पास ये केस चला जाएगा। एमएम से मतलब जो वो होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, उनसे ऊपर आ जाते हैं फिर सेशन जज। आप एएसजे कह लो या सेशन जज कह लो, एडिशनल सेशन जज कह लो या फिर सेशन जज कह लो, ठीक है। इनके पास ही आ गया अब सेशन के पास। या मान लो भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज के पास, इन दोनों में से कहीं भी केस ये रह सकता है। सही है सर? किसी को कोई यहां तक कोई भी डाउट हो मैं पूछ लो ना, आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप क्लियर जरूर कर लो ना। अब क्या है, जब जेएम और सेशन जज के पास आ गया, अब ये करेंगे क्या? अब क्या होगा मैडम? अरे नहीं सर, आपसे पूछ रहा हूं। सो व्हाई आर यू इन सो मच हरी? चार्जशीट पे आर्गुमेंट्स होते हैं। हाँ, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होगा सर। अभी तो आपने एविडेंस भी छोड़ दिए जजमेंट चले गए आप सीधा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जशीट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा किस पे? सॉरी सर, चार्ज पे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज। भाई आपने 302 लगा दिया, आपने 323 लगा दिया, 326 आईपीसी के सेक्शंस की बात कर रहा हूं, ये बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे, तो उस पे आर्ग्यूमेंट होगा चार्जेस पे, ठीक है। चार्ज किन्हें कहा जाता है? जो सेक्शन लगे हुए हैं, जो सेक्शन आपके ऊपर लगे हुए हैं ना कि इस बंदे ने इसी सेक्शन के अंदर अपराध करा है, उनको बोलते हैं हम चार्ज, ठीक है। ये मैंने जब आपको चार्ज की डेफिनेशन बताई थी लास्ट क्लास में, तब भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज। अब यहां पर मान लो चार्ज फ्रेम हो गए, ठीक है, ये चार्ज मान लो ना, ठीक है भाई, चार्ज फ्रेम हो गए। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या होगा? कैसे एविडेंस होंगे? किसकी गवाही होगी? क्या बोलते हैं उसको? क्या होगा मैडम? है क्या स्टेज आ गई? तो एविडेंस में क्या स्टेज आ गई सर, बताओ ना, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। एविडेंस एविडेंस आपने वर्ड सुना, एविडेंस बोल रहे हो, बट एविडेंस क्या है? एविडेंस ये आगे ये कर लिया, मैं इसको रब कर दूं? सब पे गवाही चलेगी ना इनमें। शुड आई रब और नोट? देखो सर, अभी मैं टाइप्स ऑफ ट्रायल में नहीं जा रहा बिल्कुल भी। बहुत से लोग जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, आपको ये शिकायत हो सकती है कि भाई ये ट्रायल में तो आप टाइप्स ऑफ ट्रायल है। मैं एक जर्नल जो ट्रायल फॉलो होता है ना, मैं उसको ही आज कवर कर रहा हूँ,
ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक्यूज को नोटिस कराया जाएगा। हालांकि चार्जशीट फाइल होते ही एक्यूज को नोटिस हो जाता है, अब कोई ऐसा कोई फर्दर नोटिस नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाएगी एविडेंस होने से पहले, अगली स्टेज होती है, लेकिन एविडेंस होने से पहले ना कोर्ट एक्यूज से एक बार ये पूछता है कि भाई तुम प्लीड गिल्टी कर रहे हो या फिर इनोसेंट मानते हो अपने आप को। ठीक है, इसमें एक्यूज अपराधी की मर्जी है, वो कह सकता है कि जी हाँ मैंने अपराध किया है या मैंने अपराध नहीं करा। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा इनोसेंट और प्लीड गिल्टी, तो भाई आप अपने आप को इनोसेंट मानते हो या फिर गिल्टी मानते हो। अगर वो बोलेगा इनोसेंट तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल चलाओ। भाई इनोसेंट मान रहा है तो यानी कि वो कह रहा मैं तो निर्दोष हूँ जी, मेरे को फंसा दिया, तो कोर्ट उसको बोलेगा भाई चलो फिर तो ट्रायल चलाओ, क्योंकि सामने वाला कह रहा है आप अपराधी हो, जिसके साथ घटना घटी है, आप कह रहे हो कि आपने कुछ करा ही नहीं है, फिर तो जी ट्रायल चलेगा, एविडेंस होंगे। अगर वो ये कह देता है कि जी प्लीड गिल्टी, मैं अपने आप को अपराधी मान रहा हूं, फिर तो जी जब उनने एक्सेप्ट ही कर लिया, फिर आगे इतना जाने का क्या सीन है। लेकिन यहां पे एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। ठीक है, मान लीजिए ए बंदा जो था उसने अपराध किया, कोर्ट में गया, वो जज साहब से पूछा, जज साहब ने बोला हाँ भाई तूने अपराध करा है। इसी स्टेज पे उसने कहा हाँ जी करा मैंने तो अपराध, मेरे से ऐसे ऐसे गलती हो गई, मैंने अपराध कर दिया। अब क्या करेंगे जज साहब? मैडम अगर उसने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो जो सारा प्रोसीजर है बीच का उसको करने की जरूरत है। फाइनल जजमेंट की स्टेज पे आ जाओगे। ठीक है, आप सर सेम ही एग्री? सही बात है, तो आप भी सर सेम ही एग्री। आप मैडम? आपने पता बहुत ही बेहतरीन आंसर। आप लोग गलत भी हो सकते हो, क्योंकि इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट, whether you're guilty accepted by the court or not accepted by the court, it's a discretionary power of court। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कोर्ट की अपनी मर्जी है। कोर्ट आप जो कह रहे हो ना हाँ जी प्लीड गिल्टी, कोर्ट आपकी गिल्टी को एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर मना भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं मान रहा, ट्रायल चलाओ। क्या क्या रीजन है इसके पीछे? कोई बता सकता है क्या रीजन है? देखो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप हर चीज के पीछे लॉजिक है, कुछ ना कुछ है रीजन, तभी वो आया वरना वो नहीं आता। अब ये क्यों आ गया? इसका आने का रीजन ये हुआ कि भाई कोई अपराध हुआ, ठीक है, अब वो किसी कर दिया रिच बंदे ने, अब किसी गरीब को पकड़ा, उसको बोला तू कोर्ट आ जा, ले 2 लाख रुपए तू या जितने भी अमाउंट लगा लो, ले भाई इतने पैसे ले, और तू कोर्ट में जाके बोलता अपराध करा है, बाकी मैं देख लूंगा। तो अगर आगे वो कह देगा जी मैंने करा अपराध, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा, चाहे एविडेंस उसके खिलाफ हो जिसने कराया अपराध, फिर भी दूसरे बंदे ने आके बोल रहा हाँ जी मैंने करी है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। या फिर हो सकता है उसने अपराध सही में ना करा, उसको जबरदस्ती अपराधी बना दिया हो, उसको ये धमकी मिली हो क्यों है जाके एक्सेप्ट कर लियो वरना तेरे परिवार वालों को जान से मार देंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। इसलिए जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तब तक कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर कोर्ट कह देगा वो क्या, अगर कोर्ट कहेगा ठीक है भाई तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं, तब वो जजमेंट वाली स्टेज आएगी। अगर कोर्ट ने बोल दिया मैं नहीं मानूंगा, इसलिए आप पढ़ोगे ना तो मे वर्ड यूज है कोर्ट में, एक्सेप्टेड और नॉट। आप अगर पढ़ोगे सेक्शन वाला आपको दिख जाएगा, आप चाहे एमएम के पास हो चाहे सेशन के पास हो केस, हर स्टेज पे मतलब उसमें सिनेरियो में मे वर्ड ही यूज होगा। ठीक है, मान लीजिए कोर्ट ने उसने या तो बोल ले कि जी मैं अपराधी नहीं हूं, ठीक है, आई एम इनोसेंट, या फिर उसने बोला जी आई एम गिल्टी, बट कोर्ट ने उसको नहीं माना। दो सिचुएशंस में या तो उसने बोला मैं अपराधी नहीं हूं,
या उसने बोला कि जी मैं अपराधी हूं बट कोर्ट ने उसका गिल्टी उसकी एक्सेप्ट नहीं किया। इन दोनों कंडीशंस में केस चला जाएगा पीई मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो आप वर्ड बोल नहीं रहे थे, आप एविडेंस करे जा रहे हो। अरे क्या एविडेंस प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, डिफेंस एविडेंस होता है। आप किसकी पीई की बात कर रहे हो, डीई की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम ये यू है, यू प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इसमें जो भी लिस्ट ऑफ विटनेस होगी कोर्ट उसको खोलेगा। जो चार्जशीट के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस होगी कोर्ट उसको खोलेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब कोर्ट उसको खोलेगा तो उसमें देखेगा विटनेसेस कौन कौन है, तो उनको बोलेगा हाँ जी इन सबको क्या करो, नोटिस, इनको बुलाओ, इनकी क्या होगी अब गवाही, इनकी अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, बुलाओ। फिर वो कोर्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, अगली डेट पे वो आएंगे, उनको उनकी गवाही पढ़ाई जाएगी एक बार। फिर उनकी पढ़ने को वो पढ़ भी सकते हैं, ना पढ़ने को ना भी पढ़े। फिर उनकी एक स्टेटमेंट नॉर्मल रिकॉर्ड होती है। ठीक है, फिर उनकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। फिर जब वो स्टेटमेंट हो जाएगी उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ। आपने कई बार, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो आपने, आप जो ऑनलाइन देख रहे हो आप भी, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो आपने कई बार कोर्ट में सुना होगा, कोर्ट बोलता है चीफ हो गया वकील साहब, चीफ करा लीजिए इनका, जनाब वो डेट दे दो। अरे चलो चीफ करा लो, या आप एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ोगे, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया है उसके अंदर है ये। इसको हम कैसे बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो विटनेस आया है वो अपनी क्या कराएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा। भाई मैंने अपराध होता हुआ देखा है, भाई ये इसके साथ था, जो भी XYZ बात होगी वो। ठीक, इसके बाद हो जाएगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया और उसका चीफ हो गया, चीफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लो सब। हो गया सबने? ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद हाँ जी सर, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा पता है किसी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, नहीं पता ना। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन वकील साहब ने क्रॉस बढ़िया करा है, ठीक है, कौन कराएगा ये एग्जामिनेशन इन चीफ, कौन कराता है? सर पीपी। पीपी, या फिर इनकी तरफ से कोई अगर वकील साहब आए हैं वो भी करा सकते हैं। दोनों को, पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होते हैं। ठीक है, और जो सरकारी वकील है वो स्टेट की तरफ से आते हैं, उसके वकील नहीं होते, लेकिन स्टेट की ड्यूटी बनती है अपराध को रोकने के लिए, तो इसलिए हर कोई केस स्टेट अपने आप पार्टी बन जाती है, तो वो स्टेट की तरफ से खड़े होते हैं पीपी साहब। सही है। अब क्रॉस मतलब मान लो ये अच्छा हो गया, अब इन्हें लगा यार फैक्ट्स ना इसमें उस तरीके से नहीं बताए गए जो बताने चाहिए थे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा
री एग्जामिनेशन, इसमें और भी बहुत सी चीजें, अगर यहाँ पे हॉस्टाइल हो जाता है, ठीक है, या फिर वही मतलब हॉस्टाइल से मतलब हो गया कि वो बयान ही बदल दिए, कुछ और इसके ही फेवर में आ गया, एक्यूज के फेवर में आ गई स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर पीपी साहब भी इसको क्रॉस कर सकते हैं, अब उसको ही विटनेस को ही वो कर सकता है, लेकिन वो बहुत इतना तुम डेप्थ में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, बस तुम इतना याद रखो वो बात का पार्ट है, ठीक है। री एग्जामिनेशन, अब जितने विटनेस है, मान लो विटनेस 1 2 3 4 5 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी विटनेस है सबका सेम ही ऑर्डर चलता रहेगा, इसको बुलाया जाएगा, फिर इसको बुलाया जाएगा, फिर इसको 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 इसको, ये हो जाएगा यहां तक जितने थे। अगर कोई और ऐड मतलब बुलाना चाहता है, जो विक्टिम है, क्योंकि विक्टिम के पक्ष की चल रही है गवाही, प्रोसिक्यूशन एविडेंस है पी, अगर वो बुलाना चाहता है तो बाय एप्लीकेशन वो कोर्ट से परमिशन लेके बुला सकता है, कोर्ट को पावर है, कोर्ट पहले देखेगा कि भाई इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हार्म होगा अगर इसको नहीं बुलाया गया, कि मतलब केस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा भी, पता लगा वैसी केस बढ़ाने के लिए बुला दिया, तो कोर्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी देखेगा कि कुछ फायदा है। अगर कोर्ट को लगेगा यार इसको बुलाना डिले है, तो कोर्ट नहीं बुलाएगा। तो यहां भी कोर्ट की कौन सी पावर हो गई है, मर्जी है कोर्ट की, डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर हो गई, इट्स डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के वो बुलाए भी या फिर ना भी अलाउ करें, ठीक है। ये हो गए भैया प्रोसिक्यूशन एविडेंस की कंप्लीट हो गई। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद क्या चलेगा, डीई, जिसको बोलते हैं हम डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस में भी वही है, कोई भाई आप विटनेस बुलाना चाह रहे हो, कोई विटनेस अगर आना चाहता है तो वो आ सकता है। मतलब सर ये उसी में ही पहले जो मेंशन होते हैं फिर बाद में? नहीं नहीं, आप बाद में मैडम, डिफेंस का थोड़ी मेंशन होगा, मतलब अच्छा सर खुद सोचो ना।